संस्कृत भाषा के आइए हम मुख्य रूप से जूनियर शिक्षकों के में उनकी विशेष समीक्षा को पूर्ण करने के क्रम में जब संस्कृत साहित्य के इतिहास के दो भाग तो एक भाग और अवशिष्ट रह जाता है और उसकी चर्चा भी करना मैंने प्रासंगिक समझा है। भाग 2 के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 15 कवियों को देख लिया था और आज पुनः हम भाग 3 के अंतर्गत पर उपस्थित हैं। मैंने कमेंट में देखा कुछ लोगों ने ये कहा कि गुरुजी पहले से लिखा रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। खैर मैंने उनके भावों को आंका कि ज़्यादा में तो आज मैंने पहले से ही लिख दिया है, कहना ही नहीं पड़ा तो लिख कर फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए अवशिष्ट कवियों को और उनकी रचनाओं को हम लोग अवलोकित कर लें। ये बेशक बहुत परीक्षोपयोगी है। ऊपर लिखा है संस्कृत साहित्य का इतिहास कोष्ठक में भाग 3। पहले कवि के रूप में हमने भर्तृहरि को लिया है। यद्यपि उस समय के तमाम कवियों की चर्चा हो गई थी परंतु भर्तृहरि वहाँ से मुक्त हो गए थे, मुझे ध्यान में था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। तमाम सारे शिक्षकों को बड़ा कष्ट होता है और विद्यार्थियों की बात ही छोड़ दीजिए, अच्छे पढ़े लिखे लोग जब कुछ ऐसा काम करते हैं तो थोड़ा खलता है। भर्तृहरि लिखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा ये भर्तृहरि है, त्रि के ऊपर रेफ भी है, तो बजाय भर्तृहरि के भर्तृहरि लिखिएगा। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के कवि हैं ये। 3 रीतियाँ होती हैं, शैलियाँ 3 हैं भारत में। एक विदर्भ देश में बोली जाने वाली वैदर्भी, गौड़ देश में बोली जाने वाली गौड़ी और पांचाल देश में बोली जाने वाली पांचाली। तो ये वैदर्भी रीति के कवि हैं, अर्थात बहुत सरल शब्द रचना का प्रयोग करते हैं। जहाँ प्रायः शब्द आसान रहें, सरल रहें, ऐसी शैली को वैदर्भी कहते हैं। जहाँ के शब्द कठिन प्रतीत होते हैं उसे गौड़ी शैली, गौड़ी रीति कहते हैं। और जहाँ न सरल न कठिन, मध्यम दर्जे की रीति हो, शैली हो, उसे हम पांचाली कहते हैं। तो यहाँ ये वैदर्भी रीति के कवि हैं, बड़ी सरल रचना लिखते हैं। 3 रचनाएं इनकी हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। अब आप लोग समझते होंगे कि शतक माने तो गुरुजी 100 होता है और अगल बगल श्लोक संख्या लिख दिए हैं 111, 103, ये क्या है भाई? देखिए इनके मरे 2000 साल से ज़्यादा टाइम बीत गया। बीच में तमाम लोगों ने इनकी रचनाओं के साथ उथल पुथल किया। बहुत बार इनका प्रकाशन हुआ होगा, हाथों से लिखा गया होगा। इस दौरान कुछ अन्य श्लोक भी इसमें आकर जुड़ गए होंगे जिन्हें क्षेपक श्लोक कहते हैं। तो कुछ श्लोक और भी आ गए तो अतिरिक्त हो गए। अब आजकल छपाई किया नीति शतक की तारणी झा ने, तो उन्होंने 111 श्लोक नीति शतक में, 103 श्रृंगार शतक में, 111 वैराग शतक में, इस प्रकार दिखाई पड़ता है। तो कभी श्लोक संख्या पूछे तो आप जानिए यह है किस प्रकार का काव्य जनाब? ये है मुक्तक खंड काव्य। खंड क्या है? खंड माने टुकड़ा। अरे भाई कोई लंबी कथा है, उसमें से एक छोटी सी कथा ले लिया और उस पर काव्य लिख डाला, तो उस खंड माने टुकड़े को लेकर के, लंबी कथा का एक टुकड़ा, एक खंड, उस पर काव्य रच दिया, उसे कहते हैं खंड काव्य। 2 प्रकार का होता है, प्रबंध खंड काव्य और मुक्तक खंड काव्य। जहाँ सारे श्लोक एक दूसरे से जुड़े रहें उसे कहते हैं प्रबंध खंड काव्य, जैसे कालिदास का मेघदूतम है। और अगर हर एक श्लोक एक दूसरे से बिना जुड़ाव रखे भी स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ देने में सक्षम हो तो उन्हें कहते हैं मुक्तक खंड काव्य। और ये तीनों रचनाएं मुक्तक खंड काव्य के ही उद्धरण हैं। तो इसलिए कि हर श्लोक अपने में यहाँ स्वतंत्रता बनाए रखता है, तो लिख दिया यहाँ मुक्तक खंड काव्य। तो ये भाई तीनों शतक याद रखिएगा, पूछे जाते हैं इनमें से सवाल। एक बात इसी जगह और बता दूँ, आजकल विद्यार्थी बहुत परेशान है। खैर मैं कभी जूनियर नहीं पढ़ाना, या इसके पहले भी टेट, सीटेट, सुपर टेट, इन सब की आदत नहीं रही। मुख्य रूप से हायर एजुकेशन, लेक्चररशिप और बहुत गिरा, तो टीजीटी तक मैं कर देता था, लेकिन विद्यार्थियों की बड़ी मांग हुई इधर, बड़े फोन आए, तो ऐसी स्थिति में इसकी ओर भी थोड़ा सा झुकना पड़ा। मैं एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ ये ध्यान में रखने के लिए आवश्यक है कि ये जो भर्तृहरि के तीनों शतक हैं
ये आपके लिए जब अपठित पद्यांश आए बेशक जरूरी है। अपठित पद्यांश 6-7 पुस्तकों से आते हैं या कुछ गद्य खंड भी आते हैं, उनके नीचे सवाल किए गए रहते हैं, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं। गंगा लहरी है, भामिनी विलास है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, पंचतंत्र और हितोपदेश, कुल 7 रचनाएं हैं। 7 को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा तो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश का भी काम हो जाएगा। आगे आइए विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा महोदय 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, काफी पुराने हैं, भर्तृहरि से भी पहले के हैं। इनका पंचतंत्र बड़ा विख्यात है। और विख्यात क्या आप कहेंगे, अरे भारत में ही नहीं जी, पूरे संसार में अब विभिन्न भाषाओं में इनके कहानियों का अनुवाद किया गया है। तो ये भारत के लिए गौरव की बात है। लेकिन ये विष्णु जो नाम है वह चाणक्य से पृथक है। चाणक्य और कुटिल से दोनों से संबंध रखने के कारण ये जो चाणक्य हैं, चाणक्य नाती, कुटिल के पुत्र होने से कौटिल्य, चाणक्य नाती होने से, पौत्र होने से चाणक्य कहा जाता है। लेकिन इनका मूल नाम विष्णुगुप्त बताया जाता है। तो विष्णु शर्मा माने विष्णु, विष्णु कामन है। तो ध्यान रखिएगा, चाणक्य वाले विष्णु नहीं है ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व के पृथकवर्ती विष्णु हैं। इन्होंने चाणक्य का नाम लिया है, चाणक्य की नीतियों की प्रशस्ति की है। तो इनका एकमात्र ग्रंथ है, उसका नाम है पंचतंत्र। यहाँ 5 तंत्र हैं, 5 व्यवस्थाएं हैं। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। ये सवाल पूछा जाने योग्य रहता है कि निम्नलिखित में से पंचतंत्र में क्या सम्मिलित नहीं है। 3 दे दिया कोई 3 और चौथा गलत दिया, तो उस पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए। मित्र भेद, भाई 10 मित्र हैं, एक साथ लगे हुए हैं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे उनका, उसमें से तोड़ दिए 2 धड़ा, भेद कर दिए, अलग अलग कर दिए, फिर उनको तोड़ दिए। तो इसलिए फूट डालो राज करो, ये नीति तो बड़ी प्रसिद्ध है भारत में। तो ये मित्र भेद, मित्रों में भिन्नता कर देना, भेद डाल देना, इससे संबंधित तमाम कहानियां इसमें आई। मित्र संप्राप्त, अरे अच्छे मित्र नहीं बनाएंगे तो मौके पर काम कौन आएगा। पापान निवारेति योजयते हिताय, घोयम निगुहति गुणान प्रकटी करो, आपद गतम चन जहाज ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम प्रबदंति संतः। मित्र किसे कहते हैं, और मित्रों के बिना हमारे बड़े बड़े काम संभव नहीं हो पाते कभी कभी। तो इसलिए मित्रों की संप्राप्ति करने की तमाम कहानियां इसमें हैं। काकोलूकी, कौआ और उल्लू की भी मित्रता होती है, लेकिन मौके को देखकर प्रसंगानुकूल, अवसरानुकूल, समयानुकूल कर लिया और मौका सद गया, काम पूरा हुआ, नष्ट कर दिया, हटा दिया। तो इसलिए कौआ और उल्लू की ऐसी ही मित्रता है। मैंने पहले विरोध था, मौके पर अवसर देखकर मित्रता की, अवसर काम निकल गया, छोड़ा, फेंका। तो ये काकोलू की, इसकी भी तमाम कहानियां। लब्ध प्रणाश माने हमने पाया तो, लेकिन पाए, जैसे ही पाए वैसे ही हमारे हाथ से छूट गया। क्यों? हमारी मूर्खता से। इसलिए प्रणाश माने नष्ट हो जाना, नाश शब्द है, नाश में प्र उपसर्ग लग गया है, न कोड़ा हो जाता है, प्रणाश बन गया। लब्ध माने प्राप्त किया हुआ, तो लब्ध प्रणाश माने हमें कोई वस्तु प्राप्त हुई लेकिन मूर्खता से हमसे नष्ट हो गई। तो ये इसकी कहानियां इसमें हैं, इससे संबंधित। अपरीक्षित कारक, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनु जग में होत हंसाए। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि हम जरा सा भी नहीं सोचते और काम कर बैठते हैं। तो और जब काम हम कर बैठते हैं तो बड़ा पश्चाताप होता है कि हमने तो बड़ी भारी गलती कर दी। तो अपरीक्षित कारक में इस तरह की कहानियां हैं। उल्लू को मार डाला था एक महिला ने, तो ये सब कहानियां इसी में हैं। माने बिना हम समझे बूझे परीक्षित किए हुए किसी कार्य को कर डालते हैं, वह पश्चाताप का कारण बनती है। इसी तरह गुणाढ़ महोदय हैं, गुणाढ़ की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई, बेशक बड़े विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति, और अगर इनकी रचना पूरी मिली होती तो क्या कहना। प्रथम शताब्दी ईस्वी के कवि हैं ये, और ये राजा हॉल सातवाहन वंश के राजा हैं, या 78 ईस्वी से संबद्ध माने जाते हैं। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी के हैं। राजा हाल के समय में इन्होंने बृहत कथा लिखी, और भाई बता दें आपको, ये बृहत कथा कुल 7 लाख श्लोकों वाली, बाप रे, संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ। क्योंकि हम तो बताते हैं कि महाभारत ही सबसे बड़ा, 1 लाख श्लोक, लेकिन इसमें 7 लाख श्लोक। अब ये 7 लाख श्लोकों की रचना थी।
बड़ी मेहनत से राजा हाल को समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन हाल ने इनकी हाल को समझा ही नहीं, किस तरह बना जाना ही नहीं। जानाति ही कवेह सम्यक कविरेव कवेह श्रमम, जानाति ही पुनः सम्यक कविरेव कवेह श्रमम। कभी ही कवि के परिश्रम को समझ पाता है, सब क्या समझेंगे। तो नहीं समझा, अब बड़े दुखी हुए। गुणाढ़ ने रोते हुए जलते हुए कुंड में इसका एक एक पन्ना निकाल निकाल कर फेंका और 6 लाख श्लोक जला दिए। 1 लाख श्लोक बचा रह गया था। उसी समय यहीं बगल में कौशाम्बी है प्रयागराज के, यहीं का राजा उदयन था और उदयन का एक बेटा था नरवाहन दत्त। नरवाहन दत्त बड़ा पराक्रमी था और उस पर भी उस बचे हुए एक श्लोक में तमाम सारी कथाएं लिखी थी, यद्यपि उसके साथ अनेक उपकथाएं भी थी। लेकिन उसके आ जाने के कारण, उसके अनुरोध करने पर गुणाढ़ ने 1 लाख श्लोक बचा लिए। और आज सौभाग्य है कि उसी 1000 श्लोक के आधार पर तमाम परवर्ती काल की रचनाएं आधारित हुई हैं। बाण भट्ट ने कादंबरी लिखा है, मूल रूप से बृहत कथा से ही वह भी संबंधित है, क्योंकि वह 8वीं शताब्दी 7वीं 8वीं शताब्दी की रचना है और वह 7वीं शताब्दी की रचना ये प्रथम शताब्दी ईस्वी की मानो नकल है। भले ही वहां पात्र तमाम परिवर्तित कर दिए गए हों, बदल दिए गए हों, परंतु वहां भी ऐसा प्रतीत होता है। और तमाम सोमदेव का बृहत कथा सागर है, उन्होंने भी इस तरह से अनुकरण किया हुआ बृहत कथा मंजरी है, बृहत कथा श्लोक संग्रह है। तमाम लोगों ने इनकी कथाओं का ग्रहण किया है। तो ये 3 बड़े विशिष्ट हैं। एक त्रिविक्रम भट्ट जी, त्रिविक्रम भट्ट का नाम नलचंपू के नाम से जाना जाता है। दरअसल नलचंपू इनकी एक ऐसी रचना है जिसमें महाराज नल, संसार के सबसे खूबसूरत पुरुष महाराज नल और उनके समय की सबसे खूबसूरत स्त्री जिसका नाम दमयंती है, पथिक ने कहा कि आज मेरी आंखें धन्य हो गई कि मैंने आप जैसे पुरुष को देखा। और जब दक्षिण में गया उस पथिक ने कहा कि आज मेरी आंखें धन्य हो गई क्योंकि मैंने ऐसी रमणी को देखा है, कभी देखा ही नहीं था ऐसा सुंदर दृश्य। विधाता की क्या खूबसूरत रचना है। तो नल और दमयंती दोनों ही अपने में विलक्षण पुरुष और स्त्री रत्न हैं, दोनों का परिणय दिखाई पड़ता है। त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू में इसे बयां किया है। 915 ईस्वी, ये इंद्रराज तृतीय राष्ट्रकूट वंश का राजा था। इसका समय और इसी के अधीनस्थ त्रिविक्रम माने गए हैं। तो त्रिविक्रम भट्ट ने चंपू ग्रंथ लिखा है। चंपू में गद्य और पद्य दोनों होता है, ऐसे ग्रंथों को चंपू कहते हैं। खैर, चंपू वाले तमाम ग्रंथ हैं। नल चंपू के अलावा मदालसा चंपू है, रामायण चंपू है, वरदाम्बिका परिणय चंपू है, बहुत सारे चंपू हैं। जीवनधर चंपू है और चंपूकार भी तमाम हैं। भोजराज ने चंपू ग्रंथ रामायण चंपू लिख दिया है। रानी तिरुमलांबा हैं, उन्होंने लिख दिया है। हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने लिखा है। सोमदेव हैं, उन्होंने लिखा है। कई लोग हैं, लेकिन नलचंपूकार जो त्रिविक्रम भट्ट हैं, इनका नाम विशेष इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस कक्षा के लिए भी इनको आवश्यक समझा। त्रिविक्रमो हरिश्चंद्र सोमदेवश्च भोजराज रानी तिरुमलांबा च चंपू काव्य विशारदा। तो ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। जयदेव हैं, जयदेव का समय 11वीं शताब्दी ईस्वी है और इनकी एकमात्र कृति है गीत गोविंदम। ये गीत गोविंद बड़ी इंपॉर्टेंट कृति है इनकी, है तो ये एक गीत का बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक इसमें पिरोया गया है और ये श्लोक इनके गेय हैं, गाने योग्य हैं। इसलिए लोगों ने इस काव्य को गीत काव्य की संज्ञा से अभिषिक्त किया। श्री कृष्ण और गोपियां, इन सबकी रास लीला, परस्पर रूठ जाना, फिर उनको मिलाना, तो तमाम प्रकार के विलास क्रीड़ाओं, प्रेम क्रीड़ाओं, भक्ति की क्रीड़ाओं का विशेष वर्णन दिखाई पड़ता है। ये गीत काव्य भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय 17वीं शताब्दी ईस्वी है। शाहजहां के दरबारी कवि थे। शाहजहां दिल्ली का राजा, और उसने पंडित जी को, पंडित राज जगन्नाथ को अपने राज दरबार के मुख्य पंडित के रूप में रखा था। शाहजहां का बड़ा बेटा था दारा शिकोह, और दारा शिकोह को पंडित जी संस्कृत पढ़ाया करते थे। खैर, उसका फल भी रहा कि दारा शिकोह ने संस्कृत के उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया है।
तो इसलिए पंडित जी ने यद्यपि बड़े स्वाभिमानी थे और कभी जीवन में किसी की प्रशंसा नहीं की। इन्होंने काव्य शास्त्र का ग्रंथ लिखा रस गंगाधर। उन्होंने कहा निर्माय नूतन मुदाहरणानुरूपम काव्यम मयात्र निहितम न परस्य किंचित किम सेव्यते सुमनसा मनसा पिगंधा कस्तूरिका जनन शक्ति भृता मृगेण। कहा है कि लोग अपना शास्त्र ग्रंथ लिखते हैं तो उदाहरण दूसरे का ला कर देते हैं, लेकिन मैंने दूसरे के उदाहरणों को लाने की चोरी नहीं की है। अगर महक स्वयं हरिण के पास कस्तूरी मृग के पास विद्यमान हो तो वह दूसरे की महक को चोरी करने का प्रयास क्यों करेगा। तो इन्होंने अपना ही उदाहरण, अपना ही शास्त्र सिद्धांत दोनों ही विशेष रूप से समन्वित किए हैं और ये बड़े विख्यात रहे हैं। शाहजहां की प्रशस्ति भी इन्होंने खूब की है। शाहजहां बड़ा प्रसन्न हुआ था और कहा कि आपको कुछ चाहिए पंडित जी, अगर किसी भी वस्तु की जरूरत हो तो आप बता दीजिए। इन्होंने कहा नयाचे गजालिम नवा वाजिराजम न बित्ते सुचित्तम मदीयम कदापि यम सुस्तनी मस्तकन्यस्त कुंभा कुरंगी लवंगी दृगंगी करूँ। तो कहा हे राजन, मुझे हाथी घोड़े की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है, ब्राह्मण आदमी हूँ, जैसे तैसे रह लूंगा। लेकिन ठीक है, अगर आप बार बार कह रहे हैं कुछ देना ही चाहते हैं तो ये जो कुरंगी है, जो लवंगी है, लवंगी नाम की एक मुस्लिम कन्या थी, बड़ी सुंदर थी। तो पंडित जी उसी पर मुग्ध थे। उन्होंने कहा कि अगर राजन देना ही चाहते हैं तो फिर ये जो कुरंगी माने हरिणियों के समान नेत्रों वाली है, उनके नेत्रों के समान नेत्र युगल हैं, चंचल जिसके, ऐसी लवंगी नाम की यवन कन्या को जो मस्तकन्यस्त कुंभा, जिसने अपने मस्तक पर घड़ा रखा हुआ है, ऐसी इस रमणी को, ऐसी सुंदरी को, ऐसी संगना को, ऐसी इस विलासिनी को मैं दृगंगी करूँ तू, मेरी दृष्टि के सामने आप रख कर दीजिए। शाहजहां ने परिणय करा दिया लवंगी से पंडित जी का। पंडित जी बड़े विद्वान आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने गंगा लहरी, भामिनी विलास, मनोज मनोरमा कुछ मर्दन जैसी रचनाएं तो अनेक लिखी हैं, लेकिन ये दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैंने लिख दिया। गंगा लहरी, ध्यान रखिएगा, गंगा लहरी भामिनी विलास की चर्चा भी पहले भी मैंने की, क्योंकि ये दोनों रचनाएं आपके अपठित पद्यांश के लिए भी जरूरी हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा श्लोक नहीं है इनमें, सब 100 के अंदर ही हैं। तो ऐसी स्थिति में गंगा लहरी और भामिनी विलास ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनोरमा कुछ मर्दन भी प्रौढ़ मनोरमा लिखा था भट्टोजी दीक्षित ने, उनके विरोध के कारण इन्होंने मनोरमा कुछ मर्दन लिख दिया। तो फिलहाल ये पंडित राज जगन्नाथ। आगे हैं नारायण पंडित, और नारायण पंडित महोदय हैं, ये भी बड़े विख्यात हैं। नारायण पंडित का भी खूब नाम आता है। नारायण पंडित 10वीं शताब्दी ईस्वी के विद्वान रहे हैं। इन्होंने हितोपदेश लिखा है। हितोपदेश में कुल 4 परिच्छेद हैं। अब आप कहेंगे कि हितोपदेश और पंचतंत्र में क्या अंतर है? बहुत खास अंतर नहीं है। हाँ, कहानियां वहां संकलित हैं। विष्णु शर्मा ने बहुत पहले 3य शताब्दी ईस्वी में लिखा था ये ग्रंथ। इन्होंने हितोपदेश 4 परिच्छेदों वाला 10वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा। 1200-1300 साल का अंतर आया। हितोपदेश गद्य और पद्य दोनों से मिश्रित है और इसमें कुल 43 कहानियां हैं, 43। एक बार ये सवाल आया है कुल कितनी कहानियां हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रास्ताविक, मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि ने 5 लिख दिया। माने प्रास्ताविक में 1 कहानी है, मित्रों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है 8 कहानियां हैं, सुहृद भेद में 9 कहानियां हैं, किस प्रकार मित्र भेद करा सकते हैं, विग्रह में 9 है, संधि में 12 है। इस प्रकार सब जोड़ लेने पर 43 कहानियां प्राप्त होती हैं। तो ये है नारायण पंडित, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगले हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त व्यास आधुनिक गद्यकार हैं। आधुनिक कवि हैं, गद्यकारी क्यों कहें? क्योंकि इन्होंने कुल 78 रचनाएं भारतवर्ष को दी हैं। अब यह 78 रचनाओं का मतलब समझ लीजिए कि गद्य भी है, पद्य भी है, नाटक भी है, और जो गद्य की स्थिति है उसमें नव्यता भी है। तो इन सब को मिलाकर के इन्होंने बहुत सुंदर ढंग के तमाम रचनाएं, जिसमें हिंदी की भी हैं, संस्कृत की भी हैं, लिखा है। पंडित जी बड़े मेधावी व्यक्ति माने जाते हैं। 19वीं शताब्दी में, माने इनका जो समय था, इनका जो कर्तृत्व काल था, वह लगभग यही था, 19वीं शताब्दी का था। इसलिए इस समय के पंडित जी धुरंधर विद्वान माने जाते हैं।
और इनकी प्रतिभा इस तरह की थी कि इन्होंने महज 9 साल से ही कवित्व करना आरंभ कर दिया था और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे मूर्धा के विद्वानों ने इन्हें सुकविरेशः कहा था। तो इसलिए बड़े दर्जे के विद्वान ये माने जाते हैं और बड़े प्रतिभाशाली माने जाते हैं। इनके अल्पवय में ही, बहुत कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बावजूद उसके इन्होंने 78 रचनाएं लिखी हैं और यदि ये शतायु हुए होते तो लगता है कि यही न भूतो न भविष्यत की कसौटी को प्रस्तुत कर दिए होते। और इनकी बहुत सारी यद्यपि रचनाएं हैं, लेकिन शिवराज विजयम बहुत विख्यात है। शिवराज विजयम ये गद्य रचना है और इसमें 12 निःश्वास है। ये कहिए कि ये गद्य का एक उपन्यास है और इसमें शिवाजी का विशेष रूप से चित्रण है। शिवाजी को यहाँ पर नायक के रूप में मुख्य रूप से चित्रित किया गया है। यद्यपि रघुवीर सिंह जी का भी विशेष रूप से जिक्र है, परंतु शिवाजी के नाम से ही इस काव्य का नाम भी रखा गया है, शिवराज विजयम। तो ये शिवराज विजयम है और शिवराज विजयम के जो 12 निःश्वास हैं, इसमें जो शैली दिखाई पड़ती है वह पूर्णतया बाणभट्ट की दिखाई पड़ती है। तो लोगों ने ये कहा, आधुनिक समीक्षकों ने, कि पंडित अंबिका आधुनिक गद्य के बाणभट्ट हैं। माने इस तरह की प्रतिभा इनमें दिखाई पड़ती है जैसे बाणभट्ट में। और जो बाणभट्ट महोदय रहे हैं उनकी शैली तो विशेष रूप से सभी को विदित है और उस तरह की शैली के प्रयोक्ता ये भी रहे हैं। यद्यपि थोड़ा सा अंतर ये है कि बाण की शैली कहीं क्लिष्टत्व लिए भी रही हो, तो यहाँ कहीं क्लिष्टता के दर्शन नहीं होते। बड़ी सरलता के साथ इन्होंने इस ग्रंथ को सजा है, रचा है, बनाया है। और एक इनका नाटक है सामवतम, जिसमें सामवती को नायिका बनाया गया है। ये इनका जो नाट्य ग्रंथ है वह अपने में बड़ा ही विख्यात है और बड़े सुंदर ढंग से रखा गया है। तो सामवती और सुमेधा, सुमेधा नायक है और सामवती नायिका है। इन दोनों को विशेष रूप से प्राप्त करते हुए इन्होंने इस नाटक की रचना की है। लिया जाता है, ये मैंने प्रयास किया कि प्रायः प्राचीन से लेकर के रामायण से लेकर के पंडित अंबिका दत्त व्यास तक की लगभग रचनाएं और उनके मुख्य मुख्य कवि दोनों को अंकित करने का प्रयास मैंने किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इसके जो 2 पूर्व के भाग हैं, बहुत सारे अतिथियों ने उनका दर्शन किया और अब ये भी जो तीसरा भाग है, इसके साथ मैं समझता हूँ ये चर्चा पूर्ण हो जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि परीक्षा को विशेष रूप से ध्यानांकित करके इन तीनों भागों का अवलोकन आप लोगों को कर लेना चाहिए। इसके बाद कुछ लोगों के और भी चलभाष मुझे प्राप्त हुए जिनके तहत उन्हें समास में कुछ कठिनाइयाँ ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। तो संक्षेप में मैं समास प्रकरण पर भी एक दृष्टिपात करूँगा। तो इसके बाद आप लोग सशक्त रहें, मैं आपके समक्ष समास प्रकरण का भी भाग प्रस्तुत करूँगा। अब समय को देखते हुए और चर्चा की भी पूर्णता को देखते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ।